हेलो दोस्तों, आज हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने वंशागति, विविधता, अलील और मेंडल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक जीन की वंशागति और मेंडल की वंशागति के नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ग्रिगोर मेंडल। इनके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग किए थे और इन्होंने मटर के पौधे के विपर्यास विशेषकों के 7 जोड़ों पर अध्ययन किया था। इन विशेषकों के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि कौन कौन से विशेषकों पर इन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ पर मैं लक्षण को लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रभावी विशेषक को लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं अप्रभावी विशेषक को लिख देता हूँ। तो जो पहला लक्षण था जिन पर मेंडल ने काम किया था वो था बीज का आकार, जो कि गोल हो सकता है और झुर्रीदार हो सकता है। गोल यहाँ पर प्रभावी विशेषक है और झुर्रीदार यहाँ पर अप्रभावी विशेषक है। ऐसे ही इन्होंने बीज के रंग पर भी काम किया था, जैसे कि जो कि पीला हो सकता है और हरा हो सकता है। और इन्होंने फूल के रंग का भी लक्षण लिया था, जो कि बैंगनी हो सकता है और सफेद हो सकता है। फली का आकार इन्होंने लिया था, जो कि फूली हुई हो सकती है और सिकुड़ी हुई हो सकती है। इन्होंने फली का रंग भी इन्होंने लक्षण लिया था, जो कि हरा हो सकता है, पीला हो सकता है। और इन्होंने पुष्प की स्थिति को भी एक लक्षण लिया था, जो कि अक्षीय हो सकती है और अंतः हो सकती है। और 7वां जो लक्षण इन्होंने लिया था वो थी तने की ऊंचाई, जो कि लंबा हो सकता है और बौना हो सकता है। आइए अब एक जीन की वंशागति को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसको हम तने की ऊंचाई वाले प्रयोग से समझेंगे, जो कि मेंडल ने किया था। दोस्तों, मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच में संकरण करवाया था। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए थे। इस पीढ़ी को फिलियल वन प्रोजेनी या F1 पीढ़ी कहा गया। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे और कोई पौधा बौना नहीं था। फिर बाद में मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया और इसके बाद उन्होंने देखा कि F2 पीढ़ी में 75% लंबे पौधे थे और 25% बौने पौधे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा बौना है। ऐसे क्रॉस को हम एकल संकर क्रॉस यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, इन बातों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु जनक से संतति में जा रही है। उसने इस वस्तु को कारक यानी कि फैक्टर्स कहा। आइए दोस्तों, एकल संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझ लेते हैं। एक क्रॉस जो कि एक लक्षण के विपर्यास विशेषकों के एकल जोड़ों को शामिल कर किया जाता है, एकल संकर क्रॉस कहलाता है। आमतौर पर एकल संकर क्रॉस का उपयोग दो एलील के बीच प्रभावी संबंध को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। F2 पीढ़ी के लंबे और बौने विशेषक माता-पिता के समान थे और उनमें कोई सम्मिश्रण नहीं दिखा था। इसका अर्थ है कि सभी संतानें या तो लंबी थी या बौनी थी, कोई भी बीच की ऊंचाई की नहीं थी। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी को समझ लेते हैं। अगर किसी जीनोटाइप के दोनों एलील एक समान है, जैसे कि बड़ा टी और छोटा टी, तो उन्हें हम समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस कहेंगे। और अगर किसी जीनोटाइप के दोनों एलील्स अलग-अलग हैं, जैसे कि बड़ा टी और छोटा टी, तो इसे हम विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पनेट वर्ग को समझते हैं। इसे
ब्रितान की आनुवंशिकीविद रेजिनाल्ड सी पनिट ने विकसित किया था। यह आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों हम इस पनिट वर्ग को तने की ऊंचाई वाले लक्षण के क्रॉस से समझेंगे जिन्हें मेंडल ने करवाया था। अब जो यहाँ पर लंबा मटर का पौधा है, इसके जो जीनोटाइप है वो है बड़ा टी, और जो बौना मटर का पौधा है इसके जीनोटाइप है छोटा टी। अब इसके क्रॉस कराने के बाद F1 पीढ़ी आएगी, उसको हम पनिट वर्ग से लिखेंगे और वह कुछ ऐसा दिखता है। अब मान लीजिए जो यहाँ पर लंबा मटर का पौधा है वो नर है, तो जो नर के युग्मक होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे और नर के युग्मक होंगे बड़ा टी। और जो बौना मटर का पौधा है मान लीजिए वो मादा है और इसके जो युग्मक होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा टी। अब हम इनका क्रॉस करा देंगे तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी। इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा टी। और इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा टी। तो यहाँ पर जो बड़ा टी था वो प्रभावी था। इसी वजह से यहाँ पे लंबे मटर के पौधे उत्पन्न होंगे F1 पीढ़ी में, क्योंकि सभी के पास एक प्रभावी एलील है। अब हम F1 पीढ़ी के पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कराएंगे। इसको भी हम पनिट वर्ग से समझेंगे। तो हम यहाँ पर इसके हम पहले जीनोटाइप लिख देते हैं। ये दोनों ही लंबे हैं तो इसके जीनोटाइप होंगे बड़ा टी छोटा टी, जैसे कि हमको F1 पीढ़ी में मिला था। और इसके जो पनिट वर्ग है F2 पीढ़ी का वो कुछ ऐसा दिखेगा और इसके हम युग्मकों को यहाँ पर लिख देंगे, नर युग्मक को, और मादा युग्मक को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी। इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा टी। और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा टी। तो अगर हम इसके फिनोटाइप अनुपात की बात करें जो कि लंबा और बौने के बीच में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लंबे पौधे यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं जिनके पास एक प्रभावी एलील टी है, यानी कि बड़ा टी जिनके पास है। तो 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा जो कि है छोटा टी। और इसके अगर हम जीनोटाइप अनुपात की बात करें जो कि होगा बड़ा टी और छोटा टी के बीच में, तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 1:2:1। दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेंडल ने F2 पीढ़ी में भी स्वपरागण कराया था, जिसके बाद F3 और F4 पीढ़ी में भी बौने पौधे प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि जो बौना पौधा था उसके जीनोटाइप थे छोटा टी और यह समयुग्मजी था। पर उनको लंबे पौधे के जीनोटाइप का पता नहीं चल पाया क्योंकि उसके जीनोटाइप बड़ा टी और बड़ा टी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में लंबा पौधा होगा। तो इन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए परीक्षार्थ संकरण करवाया। आप जानते हैं कि ये क्या होता है। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव अप्रभावी पौधे से संकरण किया जाता है, न कि स्वपरागण, जैसा पिछले प्रयोगों में किया गया था। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चलिए अब परीक्षार्थ संकरण को एक उदाहरण से समझते हैं। अब ये जो बैंगनी पुष्प है इसका हम उदाहरण लेंगे और यह प्रभावी फिनोटाइप दिखा रहा है और इसका जीनोटाइप अज्ञात है, यानी कि इसका जीनोटाइप हमको पता करना है। अब इस बैंगनी पुष्पी पौधे का जीनोटाइप बड़ा W हो सकता है या बड़ा W छोटा w हो सकता है। यहाँ पर बड़ा W प्रभावी अलील है और छोटा w अप्रभावी अलील है। अब इसका क्रॉस हम अप्रभावी विशेषक श्वेत पुष्पी पौधे से करवाएंगे जिसका जीनोटाइप छोटा w है। तो इसका भी हम पनिट
वर्ग बनाएंगे और यहाँ पर हम नर युग्मकों को लिखेंगे जो कि है बड़ा W और यहाँ पर हम मादा युग्मकों को लिखेंगे जो कि है छोटा w। अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे और इसके क्रॉस के बाद हमको मिलेगा बड़ा W छोटा w। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा W छोटा w। इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा W छोटा w और इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा W छोटा w। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर बड़ा W प्रभावी एलील है, तो यहाँ पर जितने भी पुष्पी पौधे होंगे उनके पास बैंगनी पुष्प होंगे क्योंकि वो यहाँ पे प्रभावी फिनोटाइप है। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम बड़ा W छोटा w का क्रॉस कराएंगे अप्रभावी विशेषक के साथ। इसका भी हम पनिट वर्ग बनाएंगे और यहाँ पर हम इसके नर युग्मकों को लिख देंगे जो कि है बड़ा W छोटा w और यहाँ पर हम मादा युग्मकों को लिख देंगे जो कि है छोटा w छोटा w। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा W छोटा w। इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा W छोटा w। इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा W छोटा w और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा W छोटा w। अब अगर हम पहले केस के फिनोटाइप अनुपात की बात करें तो वो होगा 4:0 क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बैंगनी पुष्पी पौधे थे। और अगर हम दूसरे केस के फिनोटाइपिक अनुपात की बात करें वो था 2:2 क्योंकि यहाँ पर 2 बैंगनी पुष्पी पौधे हैं और 2 श्वेत पुष्पी पौधे हैं। तो अगर आपका परिणाम पहले केस की तरह आता है तो हम कह सकते हैं जो टेस्ट जीव है जिसका हमें जीनोटाइप अज्ञात है उसका जीनोटाइप बड़ा W होगा और वो समयुग्मजी प्रभावी होगा। और अगर आपका परिणाम दूसरे केस की तरह आता है तो हम कह सकते हैं इसका जीनोटाइप होगा बड़ा W छोटा w और ये विषम युग्मजी होगा। तो ऐसे करके हम टेस्ट जीव का जीनोटाइप ज्ञात कर सकते हैं। तो मेंडल के जितने भी प्रयोग किए उन्होंने एक जीन की वंशागति पर, तो मेंडल ने जितने भी प्रयोग करे उसके आधार पर उन्होंने मेंडल के वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया। तो जो पहला नियम है उसको हम कहते हैं प्रभाविता नियम, दूसरे नियम को कहते हैं विसंयोजन नियम और तीसरे नियम को कहते हैं स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। यहाँ पर जो तीसरा नियम है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रभाविता का नियम समझा देता हूँ। इसको मैं आपको बिंदुओं में समझाऊंगा और आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होते हैं। कारक जोड़ों में होते हैं। यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। आइए दोस्तों अब विसंयोजन का नियम को समझ लेते हैं। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को 2 में से एक ही कारक प्राप्त होता है। इस वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति को समझा और साथ ही में हमने मेंडल के वंशागति के नियमों पर भी चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद और 2 जीनों की वंशागति को समझेंगे। धन्यवाद।